नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा में। ये तीसरा वीडियो है इस सीरीज़ का जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम में आया हुआ 5 जून का शिफ्ट 3 का जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, यानी 63 बच्चे ऐसे हैं जिनको 19 नंबर मिले हैं किसी एग्जाम में, 62 बच्चे ऐसे हैं जिनको 36 नंबर मिले हैं, 59 बच्चे ऐसे हैं जिनको 60 नंबर मिले हैं, 17 बच्चे ऐसे हैं जिसको 69 नंबर, और 70 बच्चे ऐसे हैं जिनको 85 नंबर मिला है एग्जाम में। तो हमें बताना है इन सब का एवरेज या फिर मीन मार्क्स क्या होगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ना टोटल मार्क्स कितने मिले सबको। वो निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि 63 बच्चे हैं, उनको 19 नंबर मिला है, तो टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 19 इंटू 63 को। तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम 9 3 27, कैरी बचा 2, 9 6 54 और 3 57, और 2 ऐड कर देंगे तो 59 हो गया, 6 कम 6 5 11। ठीक है, अब ये दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 6 दूना 12, 6 6 36 और 3 दूना 6 42 और 1 43, हाथ में लगा 4, 6 3 18 और 4 22। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 60 मल्टीप्लाइड बाई 59, तो ये हो जाएगा 0 0 दे देते हैं, 9 6 54, हाथ में लगा 5, 30 और 5 35। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 69 इंटू 17, तो 17 के टेबल से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 9 153, कैरी बचा 15, 17 6 102 और 15 117। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 70 इंटू 85, तो 0 दे देंगे, 7 5 35, 8 7 56 और 3 59। ठीक है, ये आ गया। एक्चुअली में जब इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो उसका जब हम मीन निकालते हैं तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेसन एक्स एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेसन एफ। नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है इसको हम एफ से डिनोट करते हैं और मार्क्स को एक्स से डिनोट करते हैं, तो मीन हो जाता है समेसन एफ एक्स। मतलब इन दोनों एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ना है और फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है अलग से, और फ्रीक्वेंसी से बाद में हम एफ एक्स को डिवाइड कर देंगे जो भी ऐड करने पे आया होगा। तो ठीक है, तो इन सबको हमें ऐड करना है, तो ऐड करते हैं 7 2 9, 9 और 3 12, कैरी हुआ 1, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 23 और 5 28, एक कैरी जोड़ दिया तो ये 29 हो गया, 2 कैरी बचा, 1 2 3 5 8, 1 9 9 18 और 2 कैरी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, एक कैरी बचा, 2 कैरी बचा, तो 1 3 3 हो गया, 3 6 6 और 1 7, 7 5 12, 12 2 14। ठीक है, तो ये आ रहा है 14,092। तो समेसन एफ एक्स जो है इसका वैल्यू हो गया 14092। अब समेसन एफ निकालना पड़ेगा, मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है ना उसको ऐड करना पड़ेगा, 63 62 59 17 और 70, इन सबको ऐड करते हैं। तो ये ना 60 के करीब है, तो मैं क्या करता हूँ 60 60 120 और ये भी 60 मान लेता हूँ, तो 180 हो गया। ठीक है, 3 2 5 एक्स्ट्रा है और यहाँ एक कम था तो 4, तो 184 है, फिर 17 है तो ये हो जाएगा 201, और इसमें 70 जोड़ेंगे तो 271, तो डिवाइडेड बाई 271, इसको डिवाइड कर देते हैं हम। ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जा रहा है, 5 एकम 5, 7 5 35, हाथ में लगा 3, 5 दूना 10 3 13, माइनस करते हैं 4 5 2। ठीक है, 2 बार में ले जाते हैं, हाँ 2 बार में ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा 52। इन सब का जो एवरेज आया वो आया 52। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इसका एक दूसरा मेथड भी होता है जिससे हम इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो आसानी से निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड में क्या होता है ना कि हम पहले से ही एक मीन जो होगा वो अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक अज्यूम कर लेंगे हम कि मीन हमारा इतना होगा। अज्यूम करने के बाद मान लेते हैं ना कि जैसे हमारा अभी हमें नहीं पता है कि इसका मीन क्या है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि इसका मीन जो है 60 आ रहा है, या 50 अज्यूम कर लेते हैं एक पल के लिए। तब क्या करेंगे,
ये जितने मार्क्स है ना वो चेक करेंगे हम कि 50 से कितना ज़्यादा या फिर कितना कम है। तो 19 50 से कम है कितना, 31, तो -31 लिखेंगे। फिर 36 है मार्क्स, तो ये 50 से कितना कम है, माइनस का 14 कम है। 60 ये 50 से 10 ज़्यादा है तो +10 लिखेंगे। 59 ये 19 ज़्यादा है तो +19 लिखेंगे। और 85 ये 35 ज़्यादा है तो +35 लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे का प्रोसेस सेम है। इस -31 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, -14 को मल्टीप्लाई करेंगे 62, 10 +10 को मल्टीप्लाई करेंगे 59, +19 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, और +35 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से। और जो भी आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू जो आएगा उसको हम प्लस माइनस कर देंगे इस 50 में। ठीक है, तो ये मीन डेविएशन मेथड होता है। ये कई जगह पे कारगर होता है, जिससे हमें कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ता है और हमारा जो एवरेज है ईजिली निकल जाता है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और एडिशन भी करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मीन डेविएशन हम ना करें, डायरेक्ट हमारा जो है मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, और जो फ्रीक्वेंसी का समय उससे डिवाइड कर देना है। तो वो मेथड, दोनों ही मेथड कैलकुलेटिव है। बस हमें थोड़ा सा टाइम निकाल कर, धैर्य रखकर इस सवाल को सॉल्व करना है, ताकि हम एक बार में इस सवाल को सॉल्व कर लें और हमारा कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टाइम एंड वर्क का एक सवाल है कि ए और बी किसी टंकी को, जो कि 7800 लीटर की है, 12 घंटे में और 10 घंटे में क्रमशः भर देते हैं। ए 12 घंटे में भर देता है और बी जो है वो 10 घंटे में भर देता है। कितना भर रहा है? ए 7800 लीटर 12 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो 7800 डिवाइडेड बाई 12, ये ए की इफिशियंसी हो जाएगी। इसको डिवाइड करते हैं, 12 छक 72, 6 बचेगा, 12 पच्चे 60, यानी 650 आ गई ए की इफिशियंसी। ए जो है 1 घंटे में 650 लीटर पानी भर सकता है। वहीं पर अगर बी की इफिशियंसी निकाले तो जो बी है ये 7800 लीटर पानी को 10 घंटे में भरता था, तो इसका मतलब 1 घंटे में 780 लीटर पानी भर सकता है। अब आगे सवाल में क्या बोल रहा है कि दे आर ओपन टुगेदर, दोनों को साथ में खोल दिया गया है, तो 8800 लीटर का टंकी कितने देर में भरेगा? तो हमको दोनों को साथ में काम करवाना है, मतलब ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है। ए 1 घंटे में 650 लीटर पानी भरता है, बी 1 घंटे में 780 लीटर पानी भरता है। जब दोनों साथ में खुल जाएंगे तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1430 लीटर। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई 1430 लीटर, मतलब 1 घंटे में वो लोग 1430 लीटर पानी भर देंगे। ठीक है, पर भरना कितना है? टोटल 8800 लीटर पानी भरना है। 1 घंटे में इतना करते हैं तो 8800 लीटर 1430 के रफ्तार से कितना समय लगेगा? डिवाइड कर देंगे हम। टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम फॉर्मूला के थ्रू जाएं तो ये होता है हमारा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। टोटल वर्क था 8800 और टोटल इफिशियंसी है 1430। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा। ये 0 से 0 काट दिया, 11 से काट रहे हैं, 80 बार में 11 से नीचे वाला गया 13 बार में, तो 80/13 घंटे लगेंगे 8800 लीटर का पानी टंकी भरने में, जब दोनों साथ में खुले जाएं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम अ टैक्सी स्टैंड 2 कैब्स स्टार्ट एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर प्रति घंटे at an interval of 29 minutes. Both cabs traveling in the same direction. A man coming in the opposite direction toward the taxi stand meets the cab at an interval of 12 minutes. Find the speed of the man. तो ये जो सवाल है, इस टाइप का मैंने सिमिलर क्वेश्चन पिछले वीडियो में डिटेल में बेसिक के साथ आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से बेसिक से हम निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ द मैन, और साथ ही साथ आपको एक ट्रिक भी बताई थी, S1 by S2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 माइनस T2। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसकी एक फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। S1 क्या है कि व्हीकल की स्पीड स्टार्टिंग में कितनी है? 54 है, तो हमने 54 लिख लिया। S2 है स्पीड ऑफ मैन, जो कि हमें नहीं पता है, तो हम उसको x लिख लेते हैं। T2 29 मिनट्स है, जो कि पहले टाइम दिया गया था, और T1 क्या है? T2 12 है। T2 मतलब बाद में, जो बाद में आ रहा है, तो T2 12 है, T1 है 29 और T2 फिर से 12, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करें, अगर हो गया 12,
माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17। 3 से कट करते हैं ऊपर नीचे, या 6 से कट कर देते हैं, 6 से 2 बार में, 6 से 9 बार में, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x और 17 नवा 153 हो गया। अब 2 से 153 को डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 706.5, यानी 76.5 किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड ऑफ द मैन। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इसका बेसिक मैंने आपको समझाया था, आपको बेसिक भी अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि सवाल में अगर थोड़ा चेंज हो तो बेसिक से हम कैसे डील करें इस क्वेश्चन को। तो आप मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो कमेंट में टैग कर दूंगा, आप उस वीडियो को या इस टाइप के क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेड इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, देन द प्रॉफिट इज 10 टाइम्स ऑफ द इनिशियल, फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इस टाइप के सवाल ना कभी कभी आते हैं एग्जाम में, तो हम ना हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक या फिर एक फॉर्मूला याद नहीं कर सकते। हमें बेसिक पता होना चाहिए कि हम कैसे डील करेंगे जब नए टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो इस टाइप के सवाल को करना है, हम कोई भी नए फॉर्मूला या किसी भी नए ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें जो अपना बेसिक पता है, जो फंडामेंटल्स पता है, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस अगर डबल हो जाता है तो प्रॉफिट जो है वो 10 गुना हो जाता है, ठीक। तो हम इतना तो जानते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है, वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। कि जितने में बेचा है और जितने का हमें फायदा हुआ है, अगर वो माइनस करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। जैसे हमने कोई आर्टिकल को 100 रुपये में खरीदा, 110 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपये का। तो 110 में से 10 घटाएंगे तो हमें 100 मिल जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस जब दोगुना हो गया, सेलिंग प्राइस 2 टाइम्स हो गया, मतलब 2SP लिख लेते हैं, तब प्रॉफिट जो है वो 10 गुना हो गया। तो उसके लिए हम 10P लिख लेते हैं। लेकिन उस कंडीशन में भी सेलिंग प्राइस चाहे जितना भी हो जाए और प्रॉफिट चाहे जितना भी हो जाए, जब हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें उस कंडीशन में भी कॉस्ट प्राइस मिलेगा। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों बराबर होगा। मतलब यहां पर तो किसी एक आर्टिकल की बात हो रही है, किसी एक वस्तु की बात हो रही है, तो वो वस्तु क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा, चाहे हम सेलिंग प्राइस 2 गुना करें 10 गुना करें, प्रॉफिट हो या लॉस हो, कॉस्ट प्राइस में तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। इसका मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें इसका कॉस्ट प्राइस और इसका कॉस्ट प्राइस सेम होगा, यानी SP माइनस P, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करने पे जो आया वही 2 इंटू सेलिंग प्राइस माइनस 10 इंटू प्रॉफिट करने पे भी वही चीज आएगा, ठीक है। यहां तक बस यही आपको समझना था। अब क्या है कि इस सेलिंग प्राइस को जब हम RHS में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर 2 सेलिंग प्राइस है और यहाँ 1 सेलिंग प्राइस है, तो माइनस होकर सिर्फ 1 सेलिंग प्राइस बचेगा। माइनस 10 प्रॉफिट है, तो 10 प्रॉफिट जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 10 में से माइनस 1 करेंगे तो वो 9 प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया, क्रॉस में लिखेंगे 1/9, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 9 होगा तो प्रॉफिट कितने रुपए हो रहा है, 1 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा, 9 माइनस 1 यानी कि 8 रुपए। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 रुपए पे 8 पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो यानी प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, कॉस्ट प्राइस है 8 रुपए इंटू 100, तो ये हो जाता है हमारा 12.5%, ठीक है। बस इतना है। तो इसमें हमने बस अपना जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसका इस्तेमाल किया, कोई नया चीज़ कोई नया फॉर्मूला नहीं देखा। बस ये जो चीज़ है ना, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि दोनों ही केस में कॉस्ट प्राइस जो होगा वो सेम होगा। तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे और SP और प्रॉफिट का एक रेशियो मिलेगा, जिससे हम अजम्पशन कर लेंगे कि हमारा ये प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 नंबर है जिनका रेशियो दिया हुआ है 17:6, उनका LCM और SCF का प्रोडक्ट दिया हुआ है 102। तो हमें ये पता है कि 2 नंबर्स जब होते हैं ना, तो प्रोडक्ट ऑफ
या फिर ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, ये बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, अब दोनों का रेशियो दिया हुआ था कितना, 17:6। तो हम क्या करते हैं ना, पहले नंबर को 17x मान लेते हैं, दूसरे नंबर को हम 6x मान लेते हैं। ये x क्यों माना है, ये मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है। क्या होता है ना कि ये जो रेशियो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी दो डिजिट्स का, दो नंबर्स का, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। हम लोग काट कूट के जो बचता है ना उसको दिखाते हैं रेशियो में। x हमने इसलिए माना है ताकि हम इसको ओरिजिनल फॉर्म तक पहुंच पाए। इसका एक कॉमन मल्टीपल होगा कुछ ना कुछ जो हमने काट दिया होगा रेशियो बनाते वक्त, तो वही हम लोग x अज्यूम करते हैं कि x से मल्टीप्लाई करने पे ओरिजिनल नंबर आ जाए। तो हमने x अज्यूम कर लिया 17x और 6x, ये बराबर है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट जो कि है 102। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये 17 6 के 102 ही होता है, तो ये पूरा कट गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू भी 1 होगा। यानी जो पहला नंबर है वो 17 रहा होगा और दूसरा नंबर 6 ही रहा होगा। ठीक है, ये तो देखते ही समझ में आ रहा था, पर फिर भी आपको एक बार बेसिक पता होना चाहिए कि इस तरीके से करेंगे हम। आगे क्या बोल रहा है, देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम क्या होगा और निकालेंगे एचसीएफ क्या होगा। तो 17 एक प्राइम नंबर है, इसीलिए एचसीएफ जो होगा वो 1 आएगा। एलसीएम क्या है, प्राइम नंबर है, तो यानी एलसीएम 102 रहेगा। ठीक है, हमसे बोल रहा है इन एलसीएम और एचसीएफ के रेसिप्रोकल का सम, तो 102 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/102 और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। तो इन दोनों का सम निकालना है, तो इनको ऐड कर देते हैं हम। एलसीएम हो गया 102, ये हो जाएगा 1 + 102 यानी 103/102। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज ग्रेटेस्ट। यहाँ पे 4 रेशियो दिया हुआ है, 41 डिवाइडेड बाई 64, 50 डिवाइडेड बाई 59, 26 डिवाइडेड बाई 90 और 40 डिवाइडेड बाई 70। ठीक है, तो इस टाइप का जब होना तो हम क्या करते हैं, मन ही मन ना इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। एक डिजिट तक, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं हम। 64 को हम डिवाइड कर रहे हैं 41 से, तो पहले तो छोटा है तो एक डेसिमल आ जाएगा, तो ये 410 हो गया। तो हमको पता है कि 6 6 के 36 होता है यानी 360 और 24 तो मतलब 384 के लगभग आएगा और ऊपर 410 है ना, तो ये 0.6 समथिंग आएगा। ठीक है, 6 बार में जाएगा उसके बाद कुछ कुछ आएगा। ठीक है, इसको करते हैं तो यहाँ भी हम एक डेसिमल देंगे तो ये 500 हो जाएगा और 10 बार में 590 है ना, 59 है, 10 बार में हो जाएगा 590 और ऊपर 500 है, तो 9 बार में भी करेंगे तो उतना नहीं होगा, 8 बार में जाएगा। हम बस अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 8 फिर समथिंग आएगा कुछ। यहाँ पर देखें तो डेसिमल 9 × 27 होता ही है, लेकिन 27 से थोड़ा कम है यानी 0.3 से थोड़ा कम होगा। ठीक है, लेस देन 0.3 होगा, 0.29 समथिंग ऐसे करके आएगा, ये बस अज्यूम करना है हमको। और यहाँ पे 0 0 कट गया, यहाँ पर अगर डिवाइड करते हैं 0.40 हुआ तो 7 × 5 = 35 और 5 बचेगा तो 57 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो एक बार मन ही मन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार मन ही मन डिवाइड कर लेते हैं हम। तो ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, तो ग्रेटेस्ट हमें कौन सा दिख रहा है, ये वाला 0.8, ये 0.6 है, 0.8 है, 0.3 है, 0.57 है, तो ग्रेटेस्ट हमको मिल गया आंसर 5th ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो एक तरीका है कि डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन अगर ये भी मुश्किल लगे तो इसका जो सिंपल वे है करने का वो क्या है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस निकालते हैं, 4 में से 1 गया 3 और ये 2 23। ठीक है, इसका डिफरेंस देखा तो 9, इसका डिफरेंस देखेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 64, इसका डिफरेंस देखेंगे तो 30। तो जिसका डिफरेंस सबसे कम है वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे डिफरेंस कम आ रहा है उसी का 50/59, तो वो हमारा सबसे बड़ा रेशियो हो गया। और सबसे छोटा अगर पूछा होता तो उसका जवाब हो जाता हमारा ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दो लाइन दिया है ए बी और सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है, सी डी। और एक लाइन है तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू, जो इन दोनों को इस तरीके से कट करती है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि कौन कौन से पॉइंट पे कट करती है, पी क्यू ए बी को ई पे और सी डी को एफ पे कट कर रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है पी ई बी 59 डिग्री है, पी ई बी ये वाला जो एंगल है ये 59 डिग्री है। जी इज अ पॉइंट बिटवीन ए बी एंड सी डी। अच्छा, इस टाइप का सिमिलर सवाल स्विफ्ट 2 में भी आया था 5 जून के, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। G is a point between AB and CD such that BEG 50 डिग्री है, BEG यानी ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री का है। और GFE 33 डिग्री, GFE ये वाला जो एंगल है ये 33 डिग्री है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है EGF इस वाले एंगल का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने एक दूसरा अप्रोच बताया था कि किस तरीके से एक सेमी सर्कल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो हम इस वाले एंगल का वैल्यू निकाल रहे थे। फिर एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो फिर हम इस वाले एंगल तक पहुंच जा रहे थे। यहाँ पर ना हम एक दूसरे तरीके से करते हैं, जो होता है कि एक अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये जो बाहर वाला एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये बराबर होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अपोजिट में कौन सा होगा, अंदर वाला एंगल, एक ये और ये ये, इसके साथ वाले को छोड़ के बाकी इन दोनों का सम करेंगे तो हमें एक्सटर्नल एंगल मिल जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके बनाते हैं। हमें निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है, EGF। हमें ये पता है 33 डिग्री है, तो ये दोनों जो है ये और ये, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसके अपोजिट में ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये पूरा एंगल, ये एक हमारा एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है 59, और 50 को ऐड करेंगे तो 109 डिग्री हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल 109 डिग्री है, तो उसके अपोजिट में दो इंटीरियर एंगल क्या बन रहा है 33 और ये वाला है। तो इसका वैल्यू पता नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं। तो 109 बराबर होगा 33 प्लस x के। तो बस यहाँ से 109 में से 33 माइनस कर देंगे तो वो हमारा आंसर निकल जाएगा 76। तो x की वैल्यू आ गई 76, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है। वैसे तो सब बहुत छोटे छोटे नंबर है, हम 7 से डायरेक्टली डिवाइड करके देख सकते हैं कि कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर हम डिवाइड करें 7 से 8 9 4, तो 7 एकम 7, एक बचेगा 7 दूनी 14, 54 बच रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं है। 87 ये तो देखते ही पता चल रहा है नहीं है। 875 है, तो इसको करते हैं अगर 1 14 2 बचा 35, हाँ ये चला जा रहा है 7 से। और अगर ये चेक करें हम तो एक ही ऑप्शन होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 7 9 63 5 54 नहीं जा रहा। तो ये तो है कि डायरेक्ट डिवाइड करके हमने चेक कर लिया कि कौन डिविजिबल है कौन नहीं है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए 5 डिजिट का 6 डिजिट का कोई नंबर हो और हमें चेक करना हो कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो नंबर है जैसे 894, इसका जो लास्ट डिजिट है यानी 4, इसको क्या करेंगे हम डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, और जो बाकी के रिमेनिंग नंबर्स होंगे जैसे 89 है इसमें, उससे माइनस कर देंगे। तो यह है 81। तो क्या 81 7 के टेबल में जाता है? नहीं। तो ये नंबर पूरा भी 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। वैसे देखते 87, तो 7 का डबल हो गया 14, तो हम इसमें से 14 माइनस करेंगे। वैसे तो 8 में से 14 कोई मतलब नहीं है माइनस करने का, -6 आएगा, पर ठीक है ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर है 875, 5 का डबल हो गया 10, तो
10 को इससे माइनस करेंगे तो 77 आ गया। तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर जो है 875 ये भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 याद रखना है हमको कि हम क्या करेंगे, जो नंबर है उसमें से लास्ट डिजिट का दोगुना करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये एक स्पीड मतलब वो ये नाव वाला सवाल है, स्पीड डिस्टेंस टाइम का। अ बोट टेक्स 51 मिनट्स टू गो 10.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ये मैंने बताया था कि अपस्ट्रीम का मतलब होता है जिस भी दिशा में धारा बह रही है, नदी बह रही है, उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, उसके प्रतिकूल दिशा में। तो उस कंडीशन में अगर बोट की स्पीड को हम x किलोमीटर प्रति घंटे मानते हैं और धारा जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड को हम y मानते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो क्या होती है, घट जाती है, वो हो जाएगी x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में वही स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी तो हो जाएगी स्पीड x प्लस वाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ बोट टेक्स 51 मिनट्स टू गो 10.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, तो अपस्ट्रीम का स्पीड हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10.2 किलोमीटर और टाइम है 51 मिनट्स। 51 मिनट्स है, मिनट को हम आर में चेंज कर लेते हैं। आर में चेंज करने के लिए हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10.2 51, 60 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, डेसिमल हटाया हमने तो ये एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 51 से गया 2 बार में तो ये आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमें अप स्ट्रीम की स्पीड मिल गई। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू डैट ऑफ स्ट्रीम इज 7:6। मतलब बोट की रफ्तार यानी x और y, स्ट्रीम की रफ्तार, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 7:6, ये दिया हुआ है। तो हमें अगर यहां से अपस्ट्रीम निकालना हो, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, तो 7 में से 6 गया 1, तो 1 आ रहा है, लेकिन अपस्ट्रीम का स्पीड हमने निकाला है 12, यानी इससे 12 गुना, यानी x की भी जो वैल्यू होगी वो 7 रेशियो ना होकर इससे 12 गुना 84 हो रही होगी, और जो y की वैल्यू है वो 6 × 12 यानी 72 रही होगी। ठीक है, यहां तक। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू गो 17.7 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 66.3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, हमें को टाइम निकालना है कि वो 17.7 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाए और 66.3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाए। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या हो रहा है, 17.7% अपस्ट्रीम जा रहा है, तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना, 12 किलोमीटर, तो इसको 12 से डिवाइड किया तो ये अपस्ट्रीम वाला टाइम निकल गया, प्लस 66.3 किलोमीटर जा रहा है डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, डाउनस्ट्रीम के स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई, ये वाला। तो x की वैल्यू है 84 और y की वैल्यू है 72, जोड़ देंगे दोनों को तो ये आ गया 156। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उतना ही जो है घंटे हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, इसको हम डिवाइड ये करते हैं सिंप्लीफाई, 7 7 14 1 15। अच्छा, ये 3 के टेबल से कट रहा है, काट देते हैं हम। 3 से 4 बार में गया और ये 3 से जाएगा, 3 बचे 15, 2 बचा, 9 बार में 27। ठीक है, इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं, ये जा रहा है 3 के टेबल से तो ये भी चला जाएगा, तो 3 से काट देते हैं एक बार, 52, और ये गया 22.1। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 52 का अगर एलसीएम लेंगे तो 52 ही हो गया। ये हो जाएगा फिर 5.9 × 13 चौक 52, 13, और ये 22.1। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 13 9 117, 11 बचा, 13 बचा 65 और 11 हो गया 76। इसको ऐड करेंगे हम, ये हो गया 8 8 7 2 9, 52, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, या फिर ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, इसको हम ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 से ये 13 बार में गया, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 बचा, तो 4 चौके 4 7 28। ठीक है, अब 13 से कट जाता है। अच्छा, ये पूरा कट जा रहा है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है हमें, 13 से काट देते हैं, 13 कम 13, 11 बचेगा यानी 117, तो 13 9 117 हो गया।
तो ये पॉइंट है तो एक डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, तो 1.9 आवर्स जो होगा टोटल टाइम लगेगा उसको। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर 1300। ठीक है, यानी कि आर्टिकल का जो सीपी हो गया वो 1300 रुपये है। आगे क्या बोल रहा है, इट वॉज मार्क्ड अप बाई 35%। लेकिन जब मार्क्ड किया गया ना, उस पर जब लिखा गया तो 1300 रुपये में खरीद के लाए थे, हमने 35% उसको बढ़ा दिया, यानी अगर 100 रुपये का था तो उस पर 135 रुपये लिख दिया हमने। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया मार्क्ड प्राइस। आगे क्या बोल रहा है, देयरफॉर इट वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस पे हमने 20% का डिस्काउंट दिया, तो हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एमपी निकाल लें, ये 0 से 0 गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम जो आएगा वैल्यू, फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होगा कि जो भी मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस का 20% डिस्काउंट दिया, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, यानी अगर 5 है कोई चीज़ की वैल्यू, उस पर हम एक कम कर रहे हैं तो 4 में दे रहे हैं, यानी 4/5 ऐसे करेंगे। तो इतना लिख के करने से अच्छा है हम एक लाइन में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। कैसे, डायरेक्टली हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। 1300 रुपये मार्क्ड प्राइस था, हमने इसको बढ़ा के लिखा 135%, तो ये लिख दिया हमने, और फिर इसको 4/5 डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, बार बार नहीं करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट किया, 5 से कट कर देते हैं हम 2 बार में, 7 बार में। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या है कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 13 को 27 से कर देते हैं, 13 7 91, 9 बचा कैरी, 13 दूना 26, 26 और 9 हो गया 35, मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा 4, 20, 4 3 12, 2 14, 1404 रुपये में बेच रहा है, यानी 104 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 1300 में हम खरीद के लाए थे, बटे में 1300 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको अगर काटेंगे तो हमको पता है कि 13 अट्ठे 104 होता है, यानी 8% प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही जवाब। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। इस टाइप का भी सवाल देख चुके हैं हम। 100 रुपये मान लेते हैं कहीं पे हमने जमा किए, तो डबल का मतलब क्या है कि हमें बाद में 200 रुपये मिले, यानी इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट हमें प्रिंसिपल के बराबर ही मिला 100 रुपये। तो हमको पता है कि एस आई इक्वल टू होता है PRT/100। एस आई है 100, प्रिंसिपल भी है 100, रेट हमको फाइंड आउट करना है, टाइम बोला है 5 साल। इसको काट देते हैं, ये गया 100 से 100 और ये 5 से चला गया 20 बार में, यानी 20%। ठीक, सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट भी अलग अलग टाइप के हैं, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, फिर ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट बोलते हैं जिसको हम लोग। बार ब्रैकेट तो है नहीं, स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम। स्मॉल ब्रैकेट ये दिख रहा है, 9 और 2 11 हो गया, ये फिर ये बचेगा 5 + 8 - 11, तो 8 और 5 13 हो गया, 13 में से 11 गया तो ये बचा 2, तो यानी इस पूरे की जगह पे आ जाएगा 2। उसके बाद सॉल्व करेंगे हम मिडिल ब्रैकेट, क्या बच रहा है 7 + 7 और माइनस का 2 बच रहा है, तो 7 और 7 14 में से 2 गया तो 12 बचा। अब बाहर में है 8/4, यानी 8/4 मल्टीप्लाइड बाई 12, काट देंगे 3 बार में तो ये हो गया 24। ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, 24 आया, बाहर में क्या है 144 डिवाइडेड बाई 24, तो जब डिवाइड करेंगे तो 6 बार में आ गया 144। ऑप्शन सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड इट्स शैडो। एक वर्टिकल रॉड है और इसकी शैडो बन रही है यहाँ पे ग्राउंड पे। ठीक है, तो उनका रेशियो दिया हुआ है 2:√12, यानी कि अगर उसकी हाइट 2 है ना, तो उसका जो शैडो बन रहा है वो √12 बन रहा है। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। ठीक है, तो ये जो एंगल है मान लेते हैं ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर है 2, बेस है हमारा √12, तो हम यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो होता है परपेंडिकुलर बटे में बेस। tan थीटा निकालना है हमको, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 2 और बेस है √12, तो √12 को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये होता है 4 × √3। फिर से
रूट 12 को अगर हम फैक्टर करें तो ये होगा 4 गुणे 3, ठीक है। तो 4 जो है रूट के बाहर आ जाएगा तो बचेगा 2 और रूट 3 अंदर ही रहेगा तो रूट 3। तो टेन थीटा बराबर आ गया 1/√3। अब टेन थीटा का अगर वैल्यू हम एक बार रिवाइज करें तो टेन 0 होता है 0, टेन 30 होता है 1/√3, टेन 45 होता है 1, टेन 60 होता है √3 और टेन 90 होता है अनडिफाइंड, ठीक है। तो यानी ये जो 1/√3 है इसके जगह हम लिख सकते हैं टेन 30, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 डिग्री, ठीक है। दोनों तरफ टेन है, टेन रिमूव हो जाएगा, रिमूव नहीं होता है, दोनों तरफ हम इनवर्स लेते हैं, बट ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इतना नॉलेज काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि x माइनस 1/x गिवन है 10, हमको फाइंड आउट करना है x³ माइनस 1/x³, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर x माइनस 1/x a है या फिर k मान लेते हैं कि अगर ये k है तो x³ माइनस 1/x³ जो होगा वो होता है k³ प्लस 3k, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 10 दिया हुआ था k का वैल्यू, मतलब x माइनस 1/x 10 दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 10 का क्यूब प्लस 3 इंटू 10, यानी 1030 जो होता वो हमारा आंसर आ जाता। ऑप्शन बी सही जवाब है। एक बार हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बना ये समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे ना, हमको क्यूब निकालना है तो हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1/x का होल क्यूब हो गया, यहाँ पे k³ हो गया, ठीक है। अब एक a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a³ यानी x का क्यूब माइनस b³ यानी 1/x का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब का। तो ये निकल गया x³ माइनस 1/x³। ये क्या है ना, x और x कट गया। अब x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू तो k हमें ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3k, और ये जब 3k RHS में जाएगा तो ये हो जाता है प्लस 3k। तो यही वैल्यू आती है जो हमें याद रखनी है हमेशा, कि अगर x³ माइनस 1/x³ निकालना रहेगा तो वो k³ माइनस 3k हो जाएगा। अगर यहीं पे हमें दिया रहता 1/x x प्लस 1/x, ये k होता और हमसे पूछता x³ प्लस 1/x³, तो उस केस में होता है k³ माइनस 3k, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ कुक अर्न्स 8,400 पर मंथ, हर महीने इतना कमाता है। ही स्पेंड 60% इन ईच मंथ, जिसमें से 60% वो खर्चा कर देता है। तो इतना कमा रहा है 8,400, 60% खर्चा कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है 40%। 40% का मतलब हो गया 2/5, ठीक है। अब बोल रहा है 1/4 ऑफ ईयर, 1/4 में कितना पैसा सेव करेगा। 1/4 मतलब क्या होता है 3 महीने, 12 महीने में 1 साल होता है, 1/4 का मतलब 3 महीने। तो इसको 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हमारी 1 महीने की सेविंग थी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 महीने यानी 1/4 ऑफ ईयर की सेविंग निकल गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको हम 5 से काट देते हैं। यहाँ पे 5 एकम 5, 3 बचा, 6 बार में 30, 8 0, फिर ये 3 दूना 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 छक्का 48। एक ही ऑप्शन है 10,080, जिसके लास्ट में 80 है तो वही आंसर होगा, पर एक बार पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 48, कैरी 4 बचा, 36 और 4 40, हाथ में लगा 4, 6 कम 6 4 10, ठीक है, उतना ही आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा। रूट अंडर क्यूब रूट दिया हुआ है 1331 का, तो 1331 पता है हमें कि 11 का क्यूब होता है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो इसकी जगह पे हम डायरेक्टली 11 लिख देंगे। नीचे में क्या है 1 0 0 0, 4 0 है और 4th रूट दिया हुआ है, तो क्या है 4 0 है ना, बाहर निकलेगा तो एक ही 0 रह जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे क्या है 5 मल्टीप्लाई 33 इंटू 30, ये 0 से 0 काट देते हैं, 11 से गए 3 बार में और ये 3 भी कट जाएगा ऊपर नीचे, बचा क्या सिर्फ 5, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 17, रॉबिन एंड वरुण टुगेदर कैन पेंट अ हॉल इन 6 days। रॉबिन और वरुण जब साथ में काम करते हैं ना तो 6 दिनों में कर देते हैं। रॉबिन अलोन कैन पेंट इट इन 42 days। और रॉबिन जब अकेले काम करता है ना तो सिर्फ 42 दिन लेता है। इन हाउ मेनी डेज कैन वरुण अलोन पेंट इट। तो वरुण अकेले कितने दिनों में करेगा? टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 6 और 42, सबसे पहले हम टोटल वर्क लेंगे। टोटल वर्क क्या होता है? दोनों का एलसीएम। तो 6 और 42 का एलसीएम हो गया 42, तो यही हमारा टोटल वर्क मान लेंगे हम। फिर हम इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो 42 है, रॉबिन और वरुण मिलकर 6 दिनों में कर रहे हैं, तो 6 से जब 42 को डिवाइड करेंगे तो इनकी इफिशियंसी आ गई 7 और इसकी इफिशियंसी आ गई 1। हमें चाहिए सिर्फ वरुण की इफिशियंसी, क्योंकि वरुण को अकेले काम करना है। तो रॉबिन और वरुण की मिला के 7 है, रॉबिन की 1 है, तो 7 में से 1 जाएगा तो वरुण की 6 आ जाएगी। तो वरुण को 6 की इफिशियंसी से 42 काम करना है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। टोटल वर्क है 42 और वरुण की इफिशियंसी हो गई 6, यानी 7 दिन में वो अकेले काम को खत्म कर सकता है। A group of people consist of men, women and children. Among 20% are men, 50% are women and rest are children. इस टाइप का भी सवाल हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। हम मान लेते हैं जो टोटल ग्रुप है वो 10 है, जिसमें से 20% मेन है। 20% क्या हो गया? 2। 10 का 20% 2 हो गया। 50% वुमन है, 50% हो गया 5, और बचे हुए चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे? 5 2 7, बचा कितना? 3। आगे बोल रहा है कि एवरेज वेट मेन का 45 है, वुमेन का 50 है और चिल्ड्रन का भी 50 है एवरेज वेट। तो हमको निकालना ओवरऑल एवरेज वेट क्या होगा। तो हम सबका पहले टोटल वेट निकाल लेते हैं। आदमी 2 है, 45 किलो के, तो टोटल 90 हो गया। वुमेन का हो गया 250 और बच्चों का हो गया 150। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 490। 490 है टोटल वेट पूरे ग्रुप का, और टोटल ग्रुप में मेंबर्स कितने हैं? 10। तो 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 49 जो है एवरेज वेट आ जाएगा। इन अ बैग कंटेनिंग रेड ग्रीन पिंक टोकन्स। ठीक है, लाल ग्रीन और पिंक टोकन है। रेशियो दिया हुआ है रेड टू ग्रीन। रेड और ग्रीन का रेशियो है 7:20 और पिंक टू रेड, पिंक और रेड का रेशियो दिया हुआ है 15:12। तो हमसे पूछ रहा है ग्रीन टू पिंक टोकन का रेशियो क्या होगा। ग्रीन टू पिंक कुछ नहीं करना है हमको ना, किसी भी 2 का पूछिए, हमको निकालना तीनों का ही पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बस देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है दोनों रेशियो में। तो दोनों रेशियो में हमें दिख रहा है कि रेड कॉमन है, इसमें भी रेड है और इसमें भी रेड है, तो हम दोनों रेड को सेम बना लेंगे। बस यही काम करना है। यहाँ 7 है, वहाँ 12 है, दोनों का एलसीएम लेते हैं, पर 7 एक प्राइम नंबर है तो एलसीएम तो हमारा दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ हमारा लाल जो है वो बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 84, ये हो गया 240, ये हो गया 15 7 105 और ये हो गया 84। जब लाल बराबर हो गया, हमसे पूछा क्या है? ग्रीन टू पिंक, यानी ग्रीन अनुपात पिंक पूछा है हमसे। तो ग्रीन की वैल्यू कितनी है? 240, 240 लिख दिया, और पिंक है 105, 105 लिख दिया। हम इसको अब कट कर देते हैं। 15 के टेबल से कट रहा है, 15 7 105 और ये 15 एकम 15, 9 बचा, 15 6 90, यानी 16:7, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, आलोक, गीता एंड सुरेश इन्वेस्ट 56,000, 52,000 और 69,000। किसी एक बिजनेस स्टार्ट किए ये लोग, जिसमें आलोक ने 56,000 इन्वेस्ट किया, गीता ने 52,000 इन्वेस्ट किया और सुरेश ने 69,000 इन्वेस्ट किया। तो उससे क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ द ईयर उन लोगों को 76,700 रुपये का मुनाफा हुआ। ठीक है, बाकी उसमें से क्या है ना, 31% उन लोगों ने चैरिटी में डोनेट कर दिया, तो और जो बचा हुआ है वो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लिया। तो बताना है सुरेश को कितने पैसे मिले। ठीक, ये एक पार्टनरशिप का चैप्टर का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम निकालेंगे कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है उनका अनुपात क्या है, क्योंकि उसी अनुपात में हमें बांटना है इनके प्रॉफिट का सम। तो आलोक ने दिया है 56,000, गीता ने दिया था 52,000 और सुरेश ने पे किया है 69,000। तो इनका अनुपात निकालते हैं हम।
अच्छा, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि इन तीनों ने ना इक्वल टाइम के लिए दिया है, मतलब सबने शुरू में ही बिजनेस को स्टार्टिंग में ही दे दिया था और 1 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखा है। अगर इनका टाइम अलग अलग होता तो हमको इनके समय से भी इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। पर टाइम सबका बराबर है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा, 56,000, 3 जीरो है यहाँ पे, तो ये तीनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, किसी के टेबल से जा रहा है 56, 52 और 69। 69 तो 23 इंटू 3 है, 3 के टेबल से ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। इतना ही रेशियो रहेगा हमारा, 56:52:69। ये सुरेश का है, ये हमारा गीता है और ये आलोक है, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि 76700 इतना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जिसमें से 31% ना उसने चैरिटी में दान दे दिया, तो वो तो डिवाइड नहीं होगा। बचेगा कितना, बचेगा हमारा 69%। तो 69% ही हम डिवाइड करेंगे, तो ये 69% निकाल लेते हैं कि भाई जो प्रॉफिट है उसका 69% कितना बचेगा, वही तो बचेगा, बटेगा तीनों में, ठीक है। अब निकालना है हमको कि सुरेश को कितना मिला, तो तीनों को पहले जोड़ते हैं। टोटल प्रॉफिट इतनी है तो तीनों का सम निकालेंगे हम रेशियो का, तो ये हो जाएगा 6, 2, 8 और 9, 17, 5, 5, 10 और 6, 16, 1, 17, 177 आ रहा है। तो यानी अगर 177 रुपये मिले होते तो सुरेश को मिलता 69। बस यही करना है, सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करेंगे और जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं हम। 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 3 से कट रहा है, 3 से गया ये 23 बार में, और 3 से ये जाएगा 59, ठीक है। और 59 से चेक करते हैं कि ये डिवाइड होगा या नहीं, तो ये जाएगा एक बार में 59, ये बचा हमारा 717 3 बार में, ठीक है। तो ये 59 से चला जा रहा है 13 बार में, तो इसको 59 से काट देते हैं 13, तो बचा क्या हमारा 13 इंटू 69 इंटू 23, ठीक है। हम अपने ऑप्शन में देख पा रहे हैं ना कि 2 ऑप्शन है जिनका यूनिट डिजिट सेम है, बाकी 2 का अलग अलग है। तो एक बार यूनिट डिजिट से चेक करते हैं। ये हो गया 3, 9, 27, 27 या 21, यानी यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा, यानी ऑप्शन या तो 1 सही होगा या ऑप्शन 3 सही होगा, ठीक है। लेकिन अब हमको यूनिट डिजिट तो निकाल चुके हैं, तो हमारा 2 ऑप्शन आ गया, तो हम क्या करते हैं ना, ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 23 है, और इस 69 को अगर हम फैक्टर करें तो ये भी होता है 23 इंटू 3। तो अब क्या करते हैं ना, 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 39, और 23 इंटू 23 होता है 529, इतना तो पता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम इन दोनों को, तो 9 से पहले मल्टीप्लाई किया, 9 9 81, कैरी बचा 8 हमारा, फिर 9 दूना 18, और 3 को करेंगे 9 से, तो 18 और 9 3 27, ये मिलके हो जाएगा हमारा 45। 45 में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 53, 3 बचेगा, कैरी 5, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट हमें पता चल गया 31 है, तो यानी ऑप्शन 1 ही जो होगा हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना टाइम बचा सकते हैं कैलकुलेशन में। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया गया, हमसे रेंज पूछ रहा है। रेंज होता है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब इन रेंज में सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स क्या है, तो 80 है, और सबसे कम क्या है, तो 45 है। तो बस अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं, तो जो आएगा वही हमारा रेंज हो गया। तो माइनस किया तो आया 35, तो यही ऑप्शन नंबर 4 यही हमारा रेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, अ कॉनिकल वेसल हैज रेडियस 31 सेंटीमीटर एंड हाइट 45 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कॉनिकल वेसल है, जिसका हाइट जो है वो कितना गिवन है, 45 सेंटीमीटर, और रेडियस गिवन है हमारा 31। हमसे पूछ रहा है कि वाटर इज पार्ड इनटू वेसल अंटिल 2/3 फुल, मतलब 2/3 हिस्सा हमने पानी भरा है उसमें, तो उस पानी का क्या वॉल्यूम है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इस पूरे कोनिकल वेसल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r²h, ये होता है कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला।
हमें बस इसमें 2/3 हिस्सा ही पानी भरना है, तो इसको हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही हमारा जवाब हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। पाई का वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑप्शंस हमें पाई में दिए हुए हैं, तो पाई को हम एज इट इज वैसे ही छोड़ देंगे। आर की वैल्यू है 31, 31 का स्क्वायर मतलब 31 × 31। एच है हमारा 45, 2/3। अब काट सकते हैं इसको, 3 से ये 3 कट गया, मतलब 3 × 3 9 हो गया, 9 × 5 45 हो गया, और ये हो गया 5 दूना 10, ये 10 हो गया। अब बस हम 31 × 31 कर लेंगे, यानी 31 का स्क्वायर निकालना है। अगर 31 का स्क्वायर निकालें तो कितना आएगा, 1, 3 दूना 6, 961 आ रहा है, और एक जीरो दे देंगे, पाई, यानी 9610 पाई। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हर शिफ्ट में इस टाइप का एक सवाल तो देखने को मिल ही जा रहा है। अ वेंडर सोल्ड 4 चॉकलेट्स फॉर 1 रुपी। सेलिंग प्राइस जो है 4 चॉकलेट का 1 रुपया है, तो 1 चॉकलेट का हो गया 1/4 रुपये। देयर बाय गेनिंग 100%, 100% का गेन कर रहा है, 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया 1। ठीक है, तो यानी 1 रुपये की सामान खरीद के लेकर आया है, तो उसको 1 रुपये बढ़ाकर यानी 2 रुपये में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस ये जो है, अब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ये जो 1/4 है ये 2 का वैल्यू है, हमको 1 का वैल्यू चाहिए, तो यह गया 1/8। तो अगर एक चॉकलेट का दाम 1/8 रुपये है, तो 1 रुपये में कितना चॉकलेट मिलेगा, 8 चॉकलेट मिलेगा। सिंपल सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 24, इफ 2 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट। ठीक है, एक नंबर दिया गया 6 4 3 5 1 2 7, जिसमें से हम इवन डिजिट में 2 जोड़ रहे हैं, ऑड डिजिट में 1 घटा रहे हैं। What will be the sum of second digit from the left and third digit from the right? सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, यानी यहां से, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से सेकेंड डिजिट यानी ये वाला, और थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट, यानी राइट से ये वाला। तो हमें बताना है इन दोनों का सम क्या होगा। तो 4 एक इवन है, तो इवन में 2 जोड़ देंगे, ये 6 हो गया। 1 एक ऑड है, तो ऑड में 1 घटाना है, तो ये 0 हो गया। तो 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब हम। अरविंद इज नाउ 40 ईयर्स ओल्ड एंड आशा इज 25 ईयर्स ओल्ड। अरविंद की एज 40 है, अरविंद, और आशा की एज जो है वो है 25। हाउ मेनी ईयर्स अगो फ्रॉम नाउ वॉज अरविंद 4 टाइम्स एज ओल्ड एज आशा। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल ना बेसिक से करते हैं, तब मतलब तब उस समय गलती नहीं होगी हमसे, बिना दिमाग लगाए बेसिक से हम लोग करते हैं कि हमसे पूछा कितने टाइम पहले, तो हम मान लेते हैं कि x ईयर्स पहले। ठीक है, तो x ईयर्स पहले अरविंद की एज क्या हो जाएगी, 40 माइनस एक्स, और आशा की एज हो जाएगी 25 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक। आगे कंडीशन क्या दिया, अरविंद का एज जो था 4 टाइम्स एज ओल्ड एज आशा, मतलब ये जो अरविंद है इसकी जो उम्र थी वो आशा की एज इतनी थी, तो इससे 4 गुना थी। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 25 चौके 100 हो गया, और 4 को x से करेंगे तो माइनस का 4x, और यहाँ पे ठीक है एक बार लिख लेते हैं, ये हो गया 100 माइनस 4x। ये 4x इधर आएगा तो x घट जाएगा, 3x बचा, और 100 में से 40 माइनस करेंगे तो ये 60 बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई 20, यानी 20 साल पहले। ऑप्शन नंबर 2 गिवन। अच्छा, ये जो पहला ये क्वेश्चन है, इसमें हम ऑप्शंस के थ्रू भी देख सकते हैं हम कि अगर ऑप्शन रख के देखें तो हमारा आंसर आ सकता है। जैसे 40 साल है अरविंद की एज, आशा की है 25। पहला ऑप्शन है 10 साल पहले, तो 10 साल पहले इसकी एज हो गई 30, इसकी एज हो गई 15, तो ये तो डबल हो रहा है, 4 गुना तो हो नहीं रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है 20 साल पहले, तो इसकी एज हो जाती 20 और इसकी हो जाती 20 साल पहले 5, तो ये 4 गुना हो रहा है। तो हम ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे ना 5 लोगों का एज दिया हुआ है, 30, 20, 35, 40, 45। हमसे एवरेज पूछा है, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, सबका सम कर देंगे, और टोटल 5 बंदे हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 20 और 30 50, 50 और इसको ना ऐड करने के लिए, मतलब ऐड तो हम कैसे भी लाइन से कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स हैं, लेकिन दिख रहा है कि ये इसमें भी लास्ट में 5 है, इसमें भी 5 है, तो इन दोनों को अलग ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 80, और ये हो गया 30, 20 50 और 40 90, दोनों को ऐड किया तो 170। 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 बार में 2 बचा, तो 4 बार में 20, यानी 34। क्वेश्चन नंबर 27, ये एक परसेंटेज का ही सवाल है, इलेक्शन वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें। इन एन इलेक्शन देयर वाज 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट थे। वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर्ड 48%,
ऑफ द वोटर्स एंड डिफीटेड बाय अदर कैंडिडेट बाय 756 वोट्स। दो कैंडिडेट थे, मान लेते ए और बी। एक कैंडिडेट को 48% वोट मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? 52%, क्योंकि टोटल तो हमेशा 100% ही होता है। तो दूसरे को पहले से कितना ज्यादा मिला? साफ साफ देख पा रहे हैं कि दूसरे को पहले से 4% ज्यादा मिला है, और इसी 4% की वैल्यू दी गई है हमें 756। तो हमसे पूछ रहा है टोटल वोट फोल्ड्स, मतलब 100% की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 से गया 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बचेगा 9, यानी 18900। ऑप्शन नंबर 4। इन ए सर्कल द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें से जो कॉर्ड है ना, उस कॉर्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द, और आगे दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये सेंटर है, इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला है इसके बीच में कि ये जो सेंटर है और कॉर्ड है, सेंटर से जब भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कॉर्ड पे ना, तो वो हमेशा उस कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा और उस कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी बाइसेक्ट करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर ये पूरा कॉर्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इतने दूर आधा हो जाएगा 6, और जब इसको हम इससे मिला देंगे तो ये हो गया हमारा रेडियस। तो हमको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम आराम से यहाँ से अपना रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है हमारा 5 और बेस है हमारा 6। इसको सॉल्व करते हैं तो r बराबर हो जाएगा 25 + 36, और स्क्वायर जब इधर लाएंगे तो अंडर रूट, दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 11, 3 × 2 = 5 = 6, 61 आ रहा है। तो √61। तो √61 किसका वैल्यू होता है? तो अगर हम देखें तो 7 का स्क्वायर करते हैं ना तो ये होता है 49, और 8 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये होता है 64। यानी 61 8 के स्क्वायर से कम होगा, 7 के स्क्वायर से ज़्यादा होगा, यानी 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही है, ऑप्शन 1। तो इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हमारा एक ही था, 7 और 8 के बीच में, तो हमने इजीली आंसर कर दिया। लेकिन अगर ऑप्शंस काफ़ी पास पास में होते, सब 7 और 8 के बीच में होते, तब क्या करते हैं? तो इसको जो नॉन परफेक्ट नंबर्स होते हैं ना, उनका स्क्वायर रूट निकालने का भी तरीका होता है। क्या करेंगे हम? पीछे से पेयर बनाते हैं 2-2 के ग्रुप में। तो 61 है तो एक ही पेयर बनेगा। सबसे पहले इनका सब देखते हैं कि नियरेस्ट स्क्वायर क्या है। तो 7 दिख रहा है, और उससे कम, नियरेस्ट मतलब उससे कम लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, यहाँ पे बच गया हमारा 12। फिर डेसिमल देंगे, तो डेसिमल देंगे तो जैसे डिवाइड करते हैं 1 0 आता है, तो वैसे इसमें 2 0 आएगा, हमेशा 1 नहीं आएगा, 2 0 आया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखेंगे। कौन सा नंबर होगा? जो भी हमारा ऊपर है डिवाइजर में, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में, उसका वो डबल हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी 7 है तो उसका डबल हम लिख देंगे 14। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है ना, यहाँ पर हमें कोई ऐसी डिजिट लिखनी है और सेम डिजिट हमें यहाँ पे लिखनी है, ताकि दोनों का मल्टीप्लाई करें तो या तो वो 1200 हो जाए या फिर 1200 के करीब हो जाए। तो जैसे 141 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 141 हुआ। 142 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 28। तो ऐसे ही कर करके हम अगर आगे जाते हैं, अगर 5 लिखते हैं तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 5 = 25, 14 × 5 = 70, 2 72। अगर हम 8 लिखते हैं तो 8 × 8 = 64। ठीक है, हाथ में लगा 6, 8 × 4 = 32 और 6 = 38, हाथ में लगा 3, 8 × 8 और 3 = 11। तो ये 1200 से जस्ट कम आ रहा है, यानी यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा। तो याद है 1184। ठीक है, माइनस करेंगे 16 आएगा, फिर 2 0 आएगा। ऊपर में 78 है, 78 का डबल हम यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा 156। फिर हम आगे वही प्रोसेस करेंगे, पर उतना करने की जरूरत नहीं है, 7.8 के लगभग। तो यही है 7.81, तो यही हमारा सही जवाब होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। A metallic sphere of radius 10 cm is melted and recasted into 125 identical spheres. What is the ratio of the surface area of original surface to the total surface area of 6 smaller surface so formed? ठीक है, एक बड़ा सा सर्कल है
उस सर्कल को क्या किया हमने, पिघला दिया और छोटे 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 125 सर्कल बनाए, सर्कल नहीं स्फेयर्स बनाए हमने। तो एक चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम होगा ना बड़े वाले स्फेयर का, वो छोटे वाले स्फेयर्स उन सबके वॉल्यूम का जब ऐड करेंगे तो वो बराबर होगा, बस इतना ही। जब भी मेल्ट करते हैं ना तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है अनटिल क्वेश्चन में मेंशन हो, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का जो स्फेयर है उसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो स्फेयर होता है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब रेडियस, रेडियस का क्यूब, रेडियस 10 दिया हुआ है तो यहाँ हमने 10 लिख दिया। अब छोटे छोटे स्फेयर्स में जो रिकास्ट किया है उन स्फेयर्स का हमको रेडियस नहीं पता है, तो हम उनके रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन टोटल कितना है 125 है, तो इनको 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक स्फेयर का वॉल्यूम हो गया, तो 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 स्फेयर्स का वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हुए। तो 4/3 पाई दोनों तरफ से कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1000, या फिर ऐसे करते हैं कि क्योंकि हमको आर क्यूब है ना, हमको क्यूब ही निकालना है, क्यूब रूट बाद में, 125 को इधर लाएंगे तो 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा आर बराबर हो जाएगा 10/5 का होल क्यूब, और या क्यूब रूट इधर आ जाएगा, तो ये इजीली दिख रहा है कि 2 आंसर आ गया हमारा, आर का वैल्यू हो गया 2। तो छोटा जो स्फीयर निकला ना उसका रेडियस आ गया 2। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बड़े वाले स्फीयर का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके रेडियस को हम कैपिटल आर से लिख लेते हैं क्योंकि बड़ा वाला है, और छोटे वाला स्फीयर यानी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसका ऐसा 6 सरफेस एरिया मतलब 6 बॉल का बोला है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का रेशियो पूछा है हमसे, तो 4 पाई काट दिया। आर का वैल्यू पता है कि 10 है, बड़ा वाला आर, तो 10 का स्क्वायर, छोटे वाले आर का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें हम तो ये हो गया हमारा, कट कर देते हैं या फिर पहले सॉल्व कर लेते हैं 100, और ये हो जाएगा 4 × 6, 4 से काट देंगे 25 बार में, तो ये आएगा 25:6। यही होगा हमारा सरफेस एरिया का रेशियो, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 30, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से ना हमें पता है कि इसकी डिग्री 2 है, तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे, तो रूट्स के बीच में रिलेशन होता है, सम ऑफ रूट्स जो होगा ये हमेशा आता है -b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमेशा आता है c/a। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ना हमारा ax² + bx + c = 0, अगर इसको हम थोड़ा रीराइट करने की कोशिश करें तो क्या करते हैं ना, इस सबको ना a से डिवाइड कर देते हैं। जब a से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा x², ये बचेगा हमारा b/ax, और ये बचेगा हमारा c/a बराबर, एक 0 को डिवाइड करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा। फिर अब क्या करेंगे हम कि x², इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस b/a, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c/a = 0। तो अभी मैंने आपको बताया कि -b/a क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, और c/a क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस, इस -b/a की जगह पे लिख सकते हैं हम सम ऑफ रूट्स x, और c/a की जगह लिख सकते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है -4√3, मतलब सम ऑफ रूट्स यानी -b/a, इसका वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका वैल्यू दिया गया है -4 - 3√2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका वैल्यू दिया गया है यानी c/a -28। तो हमसे पूछ रहा है देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ नहीं करना है, ये वाला जो मैंने आपको एक फॉर्म बताया, इसमें सम ऑफ रूट्स की जगह पे जो दिया हुआ है 4 - 3√2, ये पुट कर देंगे हम,
x और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे हम पुट कर देंगे माइनस का 28, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -28। अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, सारा माइनस में है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान सा था, बस ये जो बेसिक है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले जो शिफ्ट में जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 में क्वेश्चंस आए थे उनके साथ। तो बने रहिए इस सीरीज में, आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। अगर कहीं भी आपको कुछ डाउट आ रहा होगा या पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी लग रही होगी या फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही होगी या समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसको कमेंट कीजिए। पॉजिटिव फीडबैक्स, नेगेटिव फीडबैक्स जो भी हैं, ऑल आर वेलकम। आप कमेंट कीजिए और अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।